नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। सीमा पर हुए चीन और भारतीय सैनिकों के बीच गतिरोध की खबरें कल शाम से ही चर्चाओं में है। सीमा पर चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आता दिख रहा है और चीन अपने नापाक हरकतों के जरिए पड़ोसियों की जमीन पर नजरें गड़ाए हुए है। फिर चाहे वो भारत हो या ताइवान या जापान या ऑस्ट्रेलिया हो या फ्रांस, उसने तिब्बत को जिस तरह से अपने में मिला लिया, अब उसकी टेढ़ी नजर भारत के भूभाग पर है। यही वजह है कि आए दिन चीनी सैनिक भारत की सीमा में घुसपैठ करते रहते हैं। हाल ही में 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसे भारतीय सैनिकों ने अपने पराक्रम से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। भारतीय सेना के पराक्रम के कारण चीनी सैनिकों को बेरंग वापस लौटना पड़ा। हालांकि इस दौरान हुई झड़प में दोनों देशों के सेनाओं को हल्की फुल्की चोटें भी लगी, लेकिन भारतीय सेना को कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। भारत में जहां रक्षा मंत्री ने संसद के दोनों सदनों में बयान दिया, वहीं चीन की ओर से भी इस बारे में पहली प्रतिक्रिया आई है। चीन का कहना है कि भारतीय सीमा पर स्थिति स्थिर है। समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक तवांग में 9 दिसंबर को भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। और चीन के सैनिकों के बीच में हिंसक झड़प हुई, जिसके बाद से ये विवाद अब गर्माता चला जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में आने वाले तवांग पर इस बार ये झड़प हुई है और भारत और चीन के बीच सीमा विवाद अक्सई चीन से लेकर अरुणाचल तक फैला हुआ है। कई जगहों पर तनाव की स्थिति बनी रहती है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में दोनों देशों के सैनिकों के बीच 9 दिसंबर 2022 को झड़प हुई। भारतीय सेना का कहना है कि झड़प में दोनों देशों के कुछ सैनिक घायल हुए हैं, लेकिन घायल होने वाले चीनी सैनिकों की संख्या अधिक बताई जा रही है। साल 1975 के बाद से दोनों देशों के सैनिकों के बीच साल 2020 में पूर्वी लद्दाख के गलवान में एक खूनी झड़प हुई थी और इस झड़प के दौरान 20 भारतीय सैनिक मारे गए थे। इसके बाद चीन ने पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग त्सो झील में अपनी गश्ती नौकाओं की तैनाती बढ़ाई। ये इलाका लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के बेहद पास है। इससे पहले भी खबरें आई थी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देश अपने सैनिकों की मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। प्लीज स्टेटमेंट के बीच में नहीं बोलते। नो प्लीज में छुट्टी भी थी। 9 दिसंबर प्लीज
प्लीज 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए। अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ रविंदर सचदेव साहब जुड़े हुए हैं जो कि डिप्लोमेट रहे हैं। साथ ही हमारे साथ पीगे सहगल साहब हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का एफएम न्यूज़ पर। रविंदर सचदेव साहब, सबसे पहले आपके पास मैं आऊंगी। आपको याद होगा शायद अब से कुछ दिन पहले भी हम इसी मंच पर डिबेट पर बैठे थे और हम लोगों ने इस बात पर चर्चा की थी कि चीन में अंदर खाने कुछ चल रहा है, वहाँ की जनता अब आवाज़ उठाने लगी है। इसके भारत के लिए इसके क्या नतीजे हो सकते हैं। उस वक्त ये बात उठी थी कि चीन एलएसी पर ज़रूर गतिविधियाँ बढ़ाएगा, चीन अपने आंतरिक मुद्दों से लोगों का ध्यान बटाने की कोशिश करेगा। क्या तवांग में हुई ये झड़प उसी का एक नतीजा है? थैंक यू सो मच। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। ओके, तो कुछ हद तक ये उसी बात का नतीजा हो जी, बट इन पैरेलल ये चाइना की शायद फॉरेन पॉलिसी आप कहें भारत के प्रति जो है ये उसका नतीजा है। जी। चाइना भारत की राइज, इकोनॉमिक राइज, मिलिट्री राइज, दुनिया में बढ़ती प्रोमिनेंस को नहीं सहन करता। हाँ। उसके विचार में इंडिया एक छोटी अर्थव्यवस्था, एक छोटी मिलिट्री पावर है कंपेयर टू चाइना। और एक एलिमेंट और है, देखिए जैसे इस तरह की ये पिन ट्रिक्स चाइना करता रहता है हमारे साथ, राइट? हाँ। इसके चलते चाइना भारत को एक तरह के अपनी ऑन योर टोज हमेशा टेंटर हुक्स पे रखना चाहता है कि भारत अपनी सिक्योरिटी को लेकर के हमेशा चिंतित रहे, भारत जल्दबाजी में कोई कदम उठाए, भारत अपनी देश की अंदर की बाकी और चुनौतियों को ठीक से एड्रेस करने की बजाय भारत केवल सिक्योरिटी के मामले को लेकर फंसा रहे। अब देखिए जैसे आज पार्लियामेंट है हमारी, राइट? पार्लियामेंट चालू हुई है। अब पार्लियामेंट में नॉर्मल टाइम्स में तो अच्छी डिस्कशन हो, इतने सारे अलग अलग बिल्स होंगे जिन पे आगे काम हो, अच्छे लॉज बने, राइट? अब उसकी बजाय चाइना ने ये करा, इसके चलते हमारी पार्लियामेंट का टाइम जा रहा है, हमारे लीडर्स का टाइम वेस्ट हो रहा है। तो चाइना का ये प्रयास है कि ऐसे हथकंडे अपनाता रहे जिसके चलते भारत में थोड़ा केओस में इंस्टेबिलिटी रहे। एंड ऑफ कोर्स हमारी को बाउंड्री को लेके, नेशनल सिक्योरिटी को लेके, उसमें चाइना अपना लॉन्ग टर्म के लिए अपने आप को एडवांटेजेस पोजीशंस में लाना चाहता है कि भाई जहां पे ऊंची पहाड़ियां हो या जहां पे वेंटेज पॉइंट्स हो, जहां पे चाइना अपनी मिलिट्री की लोकेशन बना ले, ताकि चाइना एक तरह से मिलिटरीली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसे हम कहते हैं उस पर अपना दबदबा बना ले। तो ये दो चीजें पैरेलल चल रही है कि अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिस्ट्रैक्ट भी कर रहा है, एट द सेम टाइम अपने फॉरेन पॉलिसी जो ऑब्जेक्टिव्स है चाइना के उनकी तरफ हमेशा बढ़ता रहता है।
ठीक है। पीके सहगल साहब, ये जो गतिरोध हो रहे हैं, हमने देखा गलवान में हुआ, गलवान में भी उसी तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया था चीनी सैनिकों ने, जैसे हथियारों का इस्तेमाल इस बार तवांग में किया गया है। ये स्ट्रैटेजिकली जो हमले किए जा रहे हैं, आप मानेंगे ये स्ट्रैटेजिकल है? ये हमले एक स्ट्रैटेजी के तहत, उसी रणनीति के तहत किए जा रहे हैं और उकसावे की कार्रवाई करने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है चीन की तरफ से। कितना घातक ये साबित हो सकता है? तो चीन की 1952 के बाद लगातार कोशिश रही है कि जितने भी डोमिनेटिंग हाइट्स हैं, जो स्ट्रेटेजिक फीचर्स हैं, वो जितने भी पासेस हैं और जो ग्रेजिंग ग्राउंड हैं, हाँ। उनके ऊपर काबू कर ले, ताकि हिंदुस्तान के साथ बॉर्डर रेजोल्यूशन से पहले हाँ। वो इनको पकड़ ले, तो हिंदुस्तान हमेशा हमेशा के लिए वो हिंदुस्तान के ऊपर हामी हो सकेंगे। हाँ। और जहाँ जहाँ उसकी घुसपैठ हुई है, चाहे वो गलवान में हुई है, चाहे दमचौक में हुई है, चाहे जीतपाक में हुई है, चाहे गोमसो लेक वगैरह में हुई है, या यात्रा में, चोला में, नथुला वगैरह में, या दूसरी जगह पे जहाँ भी आप देखो, इन्हीं जगह पे, या चुमार वगैरह, सारी जगह पे या तो ग्रेजिंग ग्राउंड है और या तो पासेस है या स्ट्रेटेजिक फीचर्स है। हाँ। यहाँ भी उसको बड़ी साजिश, सोच समझ के, साजिश के बाद में, पूरी तैयारी के बाद में, क्योंकि आमतौर पर सैनिकों के पास ये मिडिवल वेपन नहीं होते, तो ये मिडिवल वेपन को अख्तियार करने के लिए, उसको डील करने के लिए 15-15 दिन की तैयारी की गई। और इस ऑपरेशन के स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन है, बड़े जबरदस्त इम्प्लीकेशन है, रेमिफिकेशन है इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना के रिलेशन के ऊपर। इसके कुछ इंटरनेशनल रेमिफिकेशन भी हो सकते हैं। ऐसे में ये ऑपरेशन जो है क्लियर किया होगा एट द हाईएस्ट लेवल, एंड इसकी प्लानिंग कम से कम थिएटर लेवल पर होगी। तो मेरे को लगता है बेजिंग से भी इसकी क्लियरेंस होगी। लेकिन उसके बावजूद हिंदुस्तान की फौज हर प्रकार से तैयार थी, हर प्रकार से परिस्थितियों में मुंह तोड़ जवाब दिया, और गलवान 2 भी चाइना के लिए भारी पड़ा। जहाँ भी चाइना से ज्यादा लोग घायल हुए बनिस्पत हमारे, लेकिन उसने अपने जो स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया उसका फायदा उठाया। 300 से करीब पहले लोग आए थे और 300 से करीब और रीइंफोर्समेंट आ गई उसकी। वो बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर दैट ही हैज, वो अपने ट्रुप्स को बड़ी जल्दी से मूव कर सकता है एट एरिया में पॉइंट ऑफ डिसीजन। हिंदुस्तान के पास उस तरह की क्षमता नहीं है। तो कुछ लेसन बड़े लाजमी है सीखने के लिए। पहली बात है, गलवान के बाद हमने किसी प्रकार से चीन के ऊपर भरोसा नहीं किया। हम हर प्रकार से सतर्क रहे, जिसका फायदा आज खास तौर पर नजर आया है। चीन एक बार फिर से हमसे पिछड़ा है, तो उसकी ग्लोबल टाइम्स ने इसके बारे में बहुत कुछ खास जिक्र ही नहीं किया। वही कहा कि थोड़ी सी झड़प हुई थी फ्लैग मीटिंग के बाद में, बहाल है, वो इसके बारे में बोलना ही नहीं चाहता, क्योंकि एक बार फिर मार खा चुका है। दूसरा, चीन को साफ तौर पर नजर आना चाहिए कि हिंदुस्तान का जो कॉज फॉर विक्ट्री फाइटिंग, हमारे सैनिक जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने देश की एकता, अपने देश की अखंडता, अपने देश की आबरू के लिए, चीन के लिए लड़ रहा है 3 डिग्री हमारे देश की जमीन को ऑक्यूपाई करने के लिए। तो उसका कौन बिल्कुल उसी माफी का जैसे रशिया का कौन है यूक्रेन, उसके जवानों का मनोबल, उनका मोरल मोटिवेशन बड़ा कमजोर है, उनकी लीडरशिप और ट्रेनिंग बड़ी कमजोर है। इंटेलेक्चुअली, फिजिकली, मॉरली वो हिंदुस्तान के सैनिकों का मुकाबला नहीं कर पा रहे। हमारे जो सैनिक है हर प्रकार से बैटल टेस्टेड है। हम आए दिन हमारी पाकिस्तान के साथ मुठभेड़ होती रहती है, चाइना के साथ कई बार हुई है। हम अनेक देशों के साथ टू एक्सचेंज करते हैं, ट्राइलेटरल एक्सचेंज करते हैं, मल्टीलेटरल एक्सचेंज करते हैं। उसके बावजूद चीन के फिर 1962 से हम उस इलाके में डिप्लॉयड है। हम हर प्रकार से क्लाइमेटाइज है, इलाके से वाकिफ है, उस वातावरण से वाकिफ है, और वहाँ 90% कैजुअलिटीज होती हैं वो बिकॉज ऑफ द एलिमेंट्स होती हैं। हमारे ट्रुप्स हर प्रकार से तैयार है उस इलाके में। चाइनीज नहीं है, चाइनीज कीड़े मकोड़े की तरह वहां गिर रहे हैं। और चीन को साफ तौर पर चाहिए कि हिंदुस्तान से जो है, जैसे कि मैंने हम तब बैटल प्रिपेयर है, चाइना का एक सैनिक से लेके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी कोई बैटल का तजुर्बा नहीं है। ऐसे में वो हिंदुस्तान के सामने टिक नहीं सकते। फिर हिंदुस्तान के 2-3 और हमको लेसन सीखने हैं। पहली बात, जैसे कि मैंने कहा, हमको हर प्रकार से सतर्क करना पड़ेगा, क्योंकि चीन की कोशिश होगी कि स्ट्रेटेजिक हाइट्स या पासेस या ग्रेजिंग ग्राउंड को पकड़ने के लिए इनको भी है तो होल्ड देम इन स्ट्रेंथ। दूसरा, हम हर एक चीज मेक इन इंडिया के तहत बनाने चाह रहे हैं। हमारी बहुत बड़ी खामियां हैं, हमको शायद चीन उतना टाइम नहीं देगा। मेक इन इंडिया से 5 से 10 साल लग सकते हैं। कुछ खामियां जो है जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनको जल्दी से जल्दी दूसरे तरीके से पूरा करना चाहिए, ताकि हमारे खुद के पास वो हर प्रकार का सामान हो, हर प्रकार का वेयर विदौलत जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, देश को सुरक्षित रख सके। सहगल साहब,
एक तरफ हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि हम कैसे अपनी सेना को और मजबूत बना सकते हैं, कैसे एलएसी पर या फिर एलओसी पर कहीं पर भी अगर हमारे कोई लूप होल्स हैं हम उन पर कैसे काम कर सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के लिए दिक्कत यहाँ पर आती है कि हम दो मोर्चों पर लड़ाई करते हैं। कभी भी कोई दिक्कत आती है देश पर तो हम दो धड़ों में बट जाते हैं, और यही हमने कल के भी देखा। कल से लगातार बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ भारत और चीन के सैनिकों के बीच गतिरोध, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध। पॉलिटिक्स, हम लगातार बात करते हैं कि पॉलिटिक्स हमारे देश में बहुत हद तक हावी है, हर चीज में हावी है। एक बार सर मैं दर्शकों को सुनवा दूं कि खड़गे साहब ने अब इस गतिरोध के बाद और राजनाथ सिंह के रक्षा मंत्री के जो उन्होंने राज्यसभा में बयान दिया उसके बाद क्या कहा, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे ये पॉलिटिक्स हमारे लिए घातक होती जा रही है, हमारे डिफेंस के लिए भी। लेकिन वो चर्चा के लिए तैयार नहीं थे। एक स्टेटमेंट वो भी हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने दिया और जल्दी चले गए। हाँ, ये हमारे सदन की प्रथा रही है, प्रैक्टिस रही है कि जब कोई स्टेटमेंट मिनिस्टर करता है किसी विषय पे तो उस पर क्लैरिफिकेशन पूछा जाता है, और हमको यही कहा गया सदन के नेता ने और हमारे डिप्टी सभापति ने भी यही कहा कि क्लैरिफिकेशन का अवकाश है, लेकिन क्लैरिफिकेशन को भी उन्होंने हमको मौका नहीं दिया और हमारे बात सुनने के लिए भी वो तैयार नहीं है। हम यही चाहते थे कि चर्चा के बाद सुन के वो रिप्लाई दे, हम वो सुनने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने इस मसले को अपने ही तरीके से एक प्रचार लेने के लिए अपनी बात रखे और चले गए। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। देश एकजुट रह के, हम देश के एकजुटता के लिए, एकता के लिए सभी मिलके काम कर रहे हैं। जब क्लैरिफिकेशन को मौका नहीं दिए तब वहाँ बैठने में कोई अर्थ नहीं है। तो इसीलिए हमने ये तय किया कि सब मिलके प्रोटेस्ट करके वॉकआउट करना। तो हम वॉकआउट जो किए हैं उनके एटीट्यूड के ऊपर, और वो जो कहना था और हमको बताना था वो चीज़ें हमको नहीं बताई, इसीलिए हमने ये तय, सभी पार्टी के नेताओं ने ये तय किया कि बेहतर ये है, खुद जब डिफेंस मिनिस्टर ही जैसा वॉकआउट करते वैसा उन्होंने वॉकआउट करके चले गए, फिर पूछना किसको। तो हमने ये सोचा कि हमारी बात तो सुनी गई नहीं, हम आपको बताने के लिए यहाँ आए हैं। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। सचदेव साहब, आपने सुना किस तरह से खड़गे साहब ने कहा कि वॉकआउट करना बेहतर था और क्लैरिफिकेशन देने से बच रहे हैं। आप तो एक डिप्लोमेट रहे हैं, विदेश मामलों के अच्छे जानकार हैं। क्या भारत में जब इस तरह का माहौल बनाया जाता है, क्या इससे भी फायदा मिलता है विदेशी ताकतों को? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी परिवार पर मुसीबत आती है तो उसका परिवार को मिलजुल कर सामना करना चाहिए, लेकिन हमारे देश में हम हर बार दो धड़ों में बटे हुए नजर आते हैं। इसमें मैं 2 या 3 पॉइंट उठना चाहूंगा। एक बात देखिए, ये डेमोक्रेसी दुनिया भर में, आप देखिए हर देश में यहाँ होता है। हाँ। जो भी सरकार कुछ कर रही होती है उसकी जो ऑपोजिशन है देश के अंदर वो क्रिटिसाइज कर रही होती है। सेकेंडली ये डेमोक्रेसी की वैल्यू भी है, डिस्कशन आने की। इसमें मैं एक पॉइंट जो कहूंगा बेसिक, आई थिंक हम काफी इस प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सकते हैं भारत के अंदर, और हमारी सरकार अगर एक चीज क्लैरिफाई हो जाए देश के अंदर, जो मेरे ख्याल से काफी कंफ्यूजन में रहती है, और वो शब्द है LAC, यानी कि लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल का असली मायना क्या है, ये मेरे ख्याल से अभी हम जनरली आसान शब्दों में अपने देश के अंदर शेयर नहीं कर पाए हैं। जब भारत सरकार कहती है कि इंडिया की टेरिटरी के अंदर कोई चाइनीज सोल्जर नहीं आया, तो वो बात सही कह रही है, पर बात यह है कि जो लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल है, इसको आप इमेजिन कीजिए जैसे कोई पट्टी है या कोई बेल्ट है, राइट, जो हमारी पूरी नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक जा रही है। कई जगह पे 10 किलोमीटर चौड़ी, कहीं पे 100, कहीं 150, कहीं 75, इस तरह से चल रही है। ये एक पट्टी है। और ये पट्टी ना हमारी है ना चाइना की है, राइट, बट एट द सेम टाइम
ये डिस्प्यूट में आप कह लीजिए है या कह लीजिए ये नो मैंस लैंड है। अब आधे से ज्यादा जो हमारी इंसिडेंट्स आ रहे हैं या इनफैक्ट सारे में भी वो इस पट्टी के अंदर आ रहे हैं, जहां पर अगर जब ये मामला सुलझेगा तो इस पट्टी की कुछ चौड़ाई हमारे को आएगी, कुछ चौड़ाई चाइना पे जाएगी। अब बात यह कि चाइना भारत के साथ बैठ के इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात ही नहीं करना चाहता है। हाँ। तो कंफ्यूजन ये रहती है, जैसे इस समय भी अब ये जो यांगसी वाला जो इंसिडेंट हुआ, हाँ। ये क्या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के भीतर था ये इलाका क्या? क्योंकि इसमें कई बार हमारे सोल्जर्स पेट्रोलिंग जाते थे, कई बार चाइनीज आते थे। हाँ। तो यानी कि एक तरह का नो मैंस लैंड है। अब जब मामला सुलझेगा हमारे विचार से ये पॉइंट शायद हमारा है, पर वो अभी क्लियर नहीं है ना। तो आई थिंक भारत को हमें इस पॉइंट को हम क्लैरिटी ले आए हैं अपने देश के अंदर कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का असली मायने क्या है। तब कुछ हद तक मेरे ख्याल से ये जो डिबेट है ना ऑपोजिशन की कि भारत की धरती उन्होंने कब्जा ली और आप झूठ बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से कुछ हद तक ये प्रॉब्लम भारत सरकार की कब हो जाएगी अगर हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को प्रिंसिपल के हिसाब से समझा सके अपने देश के अंदर। ठीक है सहगल साहब, ये बहुत लंबा एक बॉर्डर हम शेयर करते हैं चाइना के साथ, 3488 किलोमीटर लंबा ये बॉर्डर है और ऐसे ऐसे टेरेन से होकर गुजरता है जहां पर सिचुएशन को अंडर कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल होता है। हमारे तमाम जवान बहुत मुश्किल हालातों का सामना करते हैं और 1962 से लगातार चीन की नज़र रही है तवांग पर। ऐसे में जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश में भी हम देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट हमारा लंबे समय तक काफ़ी सारे हमारी अंदरूनी ऐसे एलिमेंट्स रहे हैं जो कि सरकारों के लिए मुश्किलें खड़ी करती रहती है, वहाँ पर मूवमेंट्स भी चलते रहे हैं। इन सारी चीज़ों का फ़ायदा किस तरह से मिल पाता है विदेशी ताकतों को? क्या इन प्रोटेस्ट्स के ज़रिए, क्या इन अंदरूनी झगड़ों के ज़रिए उन्हें फ़ायदा मिल पाता है? कैसे इसका मजबूती से हम आंतरिक रूप से कैसे हमें मजबूत होना होगा? जी होगा और दुश्मन की पूरी कोशिश होती है कि आपके जो इंटरनल डिवीजन और इंटरनल डिफरेंसिंग है उनको और बढ़ाए, और हो सकता है कि वो कुछ अपोजिशन पार्टी की मदद भी करते हैं चाइना। जैसे कि कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ डिविजन वगैरह दी ताकि वो इंटरनल ट्रबल्स क्रिएट करें फॉर द रूलिंग डिस्पेंसेशन। ऐसे मौकों पर जैसे आप देखो 1947 की लड़ाई हुई, कश्मीर का युद्ध, 62, 65, 71, 91 पूरा देश एकजुट होकर फौज के पीछे खड़ा था और जो भी उस समय सरकार थी उसके पीछे खड़ा था। उसके बाद ऑफ लेट जो अपोजिशन का वैरायटी की कोई कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का नाम रहा ही नहीं। डेमोक्रेसी में गिव एंड टेक है। सरकार को भी पक्ष की बात सुननी है और सुननी चाहिए, बिकॉज देयर हैव टू बी चेक्स एंड बैलेंसेस। बड़ा लाजमी है कि चेक्स एंड बैलेंसेस हों, लेकिन ना तो कुछ सरकार उनकी बात सुनने के लिए तैयार है और ना विपक्ष जो है सरकार की बात सुनने के लिए तैयार है। इसका केवल और केवल फायदा जो है हमारे दुश्मनों को होगा। सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि वो अपने अपने नेताओं को मजबूर करें कि जब देश के ऊपर खतरा है, जब देश की सिक्योरिटी का सवाल है तो पूरा देश जो है एकजुट होकर सरकार के पीछे और सेना के पीछे खड़ा हो। इंटरनल डिफेंस नॉटविथस्टैंडिंग। और जहाँ तक एलएसी का ताल्लुक है, बहुत मुश्किल होगा अपने देशवासियों को समझाना कि एलएसी है क्या। 1962 के बाद में हमने बड़ी कोशिश की है चाइना को भी बताने के लिए कि उसके मुताबिक एलएसी है कहाँ। आज तक उन्होंने हमको नक्शे भी नहीं दिए, हमको बताया भी नहीं कि उनके मुताबिक एलएसी है कहाँ। तो एलएसी एवरी ऑल्टरनेट ईयर, एवरी ऑल्टरनेट डे एलएसी की जो इंटरप्रिटेशन है चाइना की तरफ से बदली होती जाती है। तो स्थिति के अनुसार एलएसी को चेंज करता रहता है। तो ऐसे में जो बाउंड टू बी डिफरेंसेस ऑफ परसेप्शन इन टोटलिटी, और वो एलएसी हमेशा अपनी हित को निगाह में रख के करता है। और हिंदुस्तान को कैसे एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि हमारी जीत, मैं 1973-74 में लद्दाख में हेलीकॉप्टर यूनिट कमांडर था, जहाँ पर अभी हॉट स्प्रिंग है जिसको उसने कब्जा किया है। हम पायलट हॉट स्प्रिंग पर जाते थे, वहाँ पे आधा घंटा रह के वहाँ हॉट स्प्रिंग में बात लेते थे। चाइना तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर दूसरी तरफ था। आज वो हॉट स्प्रिंग के ऊपर कब्जा किया हुआ है। सिमिलरली जब दीपेंग आए थे, वो दोदरा में झूले में बैठे हुए थे, उस समय आपको याद होगा चुमार में घुसपैठ हुई थी। तो एक रिपोर्टर मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कि आप चुमार से वाकिफ हैं। मैंने कहा सबसे पहले हिंदुस्तान की वायु से जो
आर्मी एविएशन का सबसे पहला पायलट जो उस एरिया में गया था वो मैं था। उस समय जो कुमार जिसकी बात कर रहे हैं वो 80 किलोमीटर आगे था, आज वो 80 किलोमीटर आगे हुए हैं। तो उनकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हर समय चेंज होती रहती है, हर स्थिति का फायदा उठाते हैं। 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर का उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर फायदा उठाया, LOC काफी अंदर कर दी हर समय। लेकिन आज सरकार बड़ी मजबूत है, बड़ी स्थित है, तो उन्होंने हर प्रकार से कहा कि अभी जो हो चुका है सो हो चुका है, वो जमीन भी अब तो खाली करनी होगी। सरकार मजबूत है, देश भी पूरी मजबूती के साथ, हमारे सैनिक पूरी मजबूती के साथ मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन इस बीच लगातार ये गतिविधियां बढ़ रही है, चीन की बयानबाजियां बढ़ रही है। चीन एक तरफ उधर ताइवान के साथ में उलझ रहा है, वहां उसका एक अलग मसला चल रहा है। चीन पाकिस्तान के जरिए हिंदुस्तान में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है, चीन ने पाकिस्तान को अपने कब्जे में किया है। चीन इस वक्त बहुत सारी स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल कर रहा है। सचदेव साहब, आपसे मैं सवाल इस पर लेना चाहूंगी कि चीन जिन स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल कर रहा है, एक तरफ वो पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल ऐसे तमाम देशों को कर्ज के बोझ तले दबा रहा है, और ये भारत की नेबरिंग कंट्रीज भी हैं। पाकिस्तान के जरिए वो हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ उसकी जो विस्तारवादी नीति है उससे हम सब अवगत है। बढ़ते हुए गतिरोध किस चीज का संकेत दे रहे हैं? चीन ड्रैगन जिसको हम कहते हैं, अमूमन ड्रैगन जो ये आग उगल रहा है बार बार, इसका नतीजा क्या निकल सकता है? क्या भारत को सावधान हो जाना चाहिए? जी हाँ, भारत को डेफिनेटली सावधान हो जाना चाहिए। भारत मेरे ख्याल से सावधान है, पर हमारे सामने चैलेंज है जी। हम देख रहे हैं ड्रैगन क्या कर रहा है, क्या करना चाह रहा है। हमारे सामने चैलेंज है कि हमारी अर्थव्यवस्था अभी इतनी बड़ी नहीं है। हाँ। राइट, असलियत जो जिंदगी की वो है कि हमारी इकोनॉमी का साइज छोटा है। असलियत ये भी है कि हमारे पास इसलिए पैसा कम है हाँ। अपनी डिफेंस में लगाने को या इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाने को। तो असलियत जो हमारे सामने वो ये है कि हमें अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाना है, शांति रहे, अनस्टेबिलिटी तो नहीं पर मानिए कंफ्यूजन्स कम रहे, शांत रहे, तो भारत अपनी इकोनॉमी बढ़ाए, जॉब्स बढ़ाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए, डिफेंस के लिए पैसा ज्यादा डाले, रिसर्च एंड R&D में पैसा हम तेजी से ज्यादा डाले। चाइना का प्रयास ये है कि भारत को अटकाए रखना, कि इंडिया को बार बार ऐसे पिनप्रिक्स करते रहना जिसके चलते भारत की जो प्रोग्रेस है उसकी स्पीड धीमी हो, और भारत जो भी प्रोग्रेस अगर कर पाए तो भारत को वो एक तरह से, जैसे आप कह रही हैं, सीमित कर देना चाहता है विद इन द पेनिनसुला। इधर नॉर्थ में देखिए पाकिस्तान वर्चुअली चाइना के साथ टोटली अलाइंड है मान लीजिए, उधर अफगानिस्तान भी एटलीस्ट हमारा तो कोई खास इंटरेस्ट रहा नहीं है। तो नॉर्थ की तरफ तो हम सीमित हो गए ना, इधर नेपाल के साथ भी चाइना अच्छे रिश्ते बढ़ा रहा है, हमें वहां भी सीमित करने का प्रयास कर रहा है। बांग्लादेश का नंबर 1 डिफेंस पार्टनर बन गया है चाइना आज की तारीख में। अब चाइना डिफेंस पार्टनर नंबर 1 बन गया बांग्लादेश का, हम क्यों नहीं बने? क्योंकि हम इसलिए नहीं बने क्योंकि अभी हमारी इंडस्ट्री उस स्ट्रेंथ की है नहीं। तो ये असलियत है जिसके कारण हम एक कुछ एक हाथ पीछे करके फिलहाल सिंगल हैंड से हम लड़ रहे हैं, एक हाथ हमारा पीछे बंधा हुआ है। हमें अपने देश की इकोनॉमी और R&D मेजरली बढ़ानी है। तो चाइना तो घेर रहा है, चाइना का आइडिया है कि भारत का जो इन्फ्लुएंस हो वो केवल इस इंडियन पेनिनसुला सब कॉन्टिनेंट में भी नहीं रहे भारत का इन्फ्लुएंस। जैसे आप देख ही रहे हैं बांग्लादेश, इधर म्यांमार, तमाम हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है उसमें चीन अपना दबदबा बना रहा है। हाँ जी हाँ, यस, तो चाइना अपना दबदबा बना रहा है। तो इसको काउंटर करने का हमारे पास मतलब कॉमन सेंस में तो एक ही आंसर है, वो है कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ानी है, हमें अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ानी है, और इम्पोर्टेंटली हमें तेजी से अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज बढ़ानी है जो कि डिफेंस में भी यूज हो और सिविल सेक्टर में भी यूज हो। ताकि देखिए अमेरिका आज की तारीख में बड़ा देश बना, अमेरिका का बहुत बड़ा श्रेय जाता है अमेरिकी सरकार को, जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतना पैसा डाला डिफेंस की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कि उनकी डिफेंस तो इंडस्ट्री बढ़ गई, उसके साथ साथ सिविल सेक्टर में भी इनोवेशन डेवलपमेंट आई। आज की तारीख में जो हम इंटरनेट यूज करते हैं ये तो आउटकम है अमेरिका की डिफेंस ARPANET एजेंसी के रिसर्च का। वो अपनी मिलिट्री को लिंक करने का, कनेक्टिविटी का उन्होंने प्लान कर रहे थे, वो उन्होंने कर लिया, फिर वो टेक्नोलॉजी सिविल डोमेन में आ गई और हमें जाके इंटरनेट मिला। तो डिफेंस में टेक्नोलॉजीज की मेजर इन्वेस्टमेंट का फायदा ये होता है कि वो आपको सिविल सेक्टर में भी मेजर हेल्प करती है डेवलपमेंट में, देश की इंडस्ट्रियलाइजेशन में और जॉब्स में।
अब बार बार जैसे आज की भी एग्जांपल ले लें, चाइना का ये भी उस वक्त टाइमिंग है, आज पार्लियामेंट चालू हो रही है, चाइना को पता है ऐसा मैं कुछ करूंगा तो इंडिया में पार्लियामेंट में उथल पुथल होगी, क्वेश्चंस होंगे, जो कि इन डेमोक्रेसी बिल्कुल जायज है पूछना, ऑपोजिशन का जो पूछ रही है। परंतु प्रॉब्लम इसमें ये होती है, आज मानो कुछ बिल्स रहे होंगे जो कि डिस्कस होने थे पार्लियामेंट में किसी और टॉपिक्स को लेकर के, अच्छे से डिस्कस होते और वो कल को कानून बनते। अब उन बिल पे चर्चा नहीं होगी, तेजी आनंद फानंद में कल परसों जब वो पास हो जाएंगे, नुकसान क्या होगा आगे जाकर के जब ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी, हो सकता है ये पॉलिसी में इतना ध्यान नहीं रहा, कुछ गैप्स रह गए, फिर कोर्ट केसेस होते हैं सरकार के ही, इनफैक्ट देश के अंदर मेरे ख्याल से आधे केसेस तो या 1/3 केस तो सरकार के डिपार्टमेंट्स के आपस में ही सरकार के खिलाफ है। वो इसलिए होते हैं क्योंकि कानून क्लियर नहीं होता, तो ये सारी चीजें करके चाइना हमको कमजोर कर रहा है। चाइना के ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमें कमजोर, तो आई मीन इसका काउंटर ये है कि यस, इस सब को जानते हुए हमें फिर भी फूक फूक के पग भरना है, जितना हम मैक्सिमम अपना सोच समझ लगा सके उसको लेके आगे चलना है। वंस अगेन आई विल रिपीट, इस कंफ्यूजन को चाइना और भारत को लेकर के मेरे ख्याल से कुछ हद तक ये जो डिस्कोर्स है ना हमारे देश में, जो गलत फहमी हो जाती है कि सरकार कह रही है सही क्यों नहीं कह रही है इत्यादि, हो भी सकता है सरकार कुछ चीजें छुपाती हो, सारी सरकारें कुछ छुपाती हो, से आप अलग रखिए, बट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का एक सिंपलर मीनिंग मेरे ख्याल से हमारे देश और मीडिया में थोड़ा बेहतर आए तो कुछ ये प्रश्न कम होंगे जो कि सीधे हम सरकार को क्वेश्चन करने पे आ जाते हैं। ठीक है सहगल साहब, अभी सचदेव साहब बता रहे थे कि हमको हमारे डिफेंस में, रिसर्च में और पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। इसका थोड़ा सा आप एनालिसिस करके हमें बताएं कि वेयर डू वी स्टैंड व्हेन वी टॉक अबाउट आवर डिफेंस सिस्टम, वेयर डू वी स्टैंड व्हेन वी टॉक अबाउट रिसर्चेस इन आवर कंट्री, फाइनेंशियली हम कितना लैक करते हैं? देखो, जब हमारा R&D काफी ज्यादा कमजोर है, इस सरकार जो है कुछ बड़ी कोशिश कर रही है R&D को स्ट्रेंथन करने के लिए थ्रू मेक इन इंडिया, लेकिन हम R&D के ऊपर मुश्किल से 1 to 2% भी स्पेंड नहीं करते, जबकि बाहरी देश में बहुत बड़े पैमाने पर R&D पे करते हैं। दूसरा, हमारे जो प्राइवेट इंडस्ट्री को पहले आपने शामिल ही नहीं किया था, सारा का सारा जो पब्लिक सेक्टर के साथ में था और प्राइवेट सेक्टर तैयार ही नहीं था। अभी प्राइवेट सेक्टर बड़े पैमाने पर आ रहा है और प्राइवेट सेक्टर पैसा लगा रहा है, लेकिन ये तमाम जो हमारी खामियां हैं उनको पूरा करने में कम से कम 5 से 10 साल लगेगा। क्या चाइना आपको वास्तव में 5 से 10 साल देगा? इज अ बिग क्वेश्चन। हमारा जो डिफेंस बजट है इट्स ओनली अराउंड 1.7 और 1.8%, जबकि हमकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है 3%। बहुत बड़ी खामियां हैं आपकी एयरफोर्स में, आपकी नेवी में, आपकी आर्मी में। चीजें उनको आप मेक इन इंडिया से हटकर उनको पूरा कीजिए, उसके लिए अपने देश की एकता अखंडता को कायम रखने के लिए यू हैव टू स्पेंड मनी, देयर नो टू वेज अबाउट इट। कहां से पैसा लाएगा वो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे, बट द गवर्नमेंट हैज टू मेक श्योर दैट देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी बिकॉज ऑफ फंड, यू हैव टू मेक अवेलेबल। तो हमने साफ तौर पे कहा है, हमारी सरकार ने कहा है कि जो हमारी नेक्स्ट लड़ाई चाइना के साथ में वो शॉर्ट और इंटेंस होगी। अगर आप रशिया यूक्रेन की लड़ाई देखो तो शॉर्ट और इंटेंस नहीं होगी, लॉन्ग ड्रॉन वॉर होगी। आपके पास जो वॉर वेस्टेज रेट है सब 8 से 10 दिन के ही है। आपको वॉर वेस्टेज रिजर्व जो है उनको बढ़ाना पड़ेगा। आपकी एयरफोर्स में आपको कंबाइंड वॉर पाकिस्तान और चाइना के साथ में 65 स्क्वाड में आपके खिलाफ खड़ा कर सकते हैं। उसके खिलाफ आप क्या कर सकते हो? जिनको 31 स्क्वाड जिसमें से 11 स्क्वाड बूढ़े हो चुके हैं, जिनको रिटायर करने की आवश्यकता है। तो आपको कुछ हद तक कुछ क्रिटिकल डेफिशिएंसी को आपको दूसरे तरीकों से उनको जल्द से जल्द पूरा करना पड़ेगा। मेक इन इंडिया से आपको 10 से 15 साल लग जाएंगे उन क्रिटिकल डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। एंड आई एम वेरी सर्टेन चाइना लुकिंग एट यू वेरी क्रिटिकली, वो आपको समय नहीं देने वाले। He is watching at us. Actually, ड्रैगन हमें वॉच कर रहा है और शायद वो हमारी भूल चूक का भी इंतजार कर रहा है कि भारत कोई गलती करे और उसका फायदा उठाया जाए। सचदेव साहब, कई सारे ऐसे इस बीच हम कदम उठा रहे हैं, जैसे सहगल साहब बता रहे थे मेक इन इंडिया का हम कर रहे हैं, लेकिन मेक इन इंडिया भी एक स्लो अप्रोच हो जाएगी जो समय हमें शायद चीन नहीं देगा। इस बीच ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की भी तैयारी चल रही है, G20 की मेजबानी हमें मिली है। हम आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन रफ्तार उतनी तेज नहीं नजर आ रही है जितनी तेजी से हमारे दुश्मन हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की फिराक में है। और क्या कदम उठाए जा सकते हैं, कैसे हम अपनी विदेश नीति, सब तारीफ करते हैं दुनिया भर में भारत की मुक्त विदेश नीति का, भारत की
जो जो एटीट्यूड भारत दुनिया में अपनाता है, चाहे वो यूक्रेन रूस की बात हो या फिर किसी भी और विदेशी मामले की बात हो, तारीफ ज़रूर होती है, लेकिन हम खुद कहाँ को खड़ा हुआ पाते हैं जब हम अपनी विदेश नीति की बात करते हैं, अपनी सुरक्षा की बात करते हैं, कैसे और मजबूत बनाया जाए अपना संबंध दूसरे देशों के साथ। बहुत ही डीप और गहरा क्वेश्चन है आपका। इसमें मैं एक छोटा सा पार्ट कहूंगा जो मुझे लगता है कि शायद हमारी फॉरेन पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहिए, जिसके चलते हम और ज्यादा इन्फ्लुएंशियल शायद कुछ हो सकते हैं। हाँ। और उसमें मेरा ये विचार है कि हम कहते हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी का जो सबसे बड़ा पैराडाइम है इस वासुदेव कुटुंबकम, कि वर्ल्ड इज वन फैमिली, राइट। हम जहां भी जाते हैं पहले हम उस पिक्चर से शुरू करते हैं कि और फिर हम आगे बातें करते हैं। हाँ। मेरा हम्बल सबमिशन है कि ये जो पैराडाइम है ये इनइफेक्टिव है एज अ ग्लोबल पैराडाइम। फैमिलीज के अंदर क्या बेटे बाप को नहीं मार देते हिस्ट्री में, खास करके रूलिंग फैमिलीज, किंग्स, एम्परर्स वगैरह, माँ ने बेटी को मारा, बेटी। तो फैमिली इज नॉट अ गुड एनालॉजी। फैमिली कह करके तो वे कह दिया, हाँ सुनने में अच्छा लगता है कि आपने बड़े अच्छे शब्द के, दुनिया में एक परिवार है, पर वो एक परिवार कैसे रह सकते हैं। इसलिए मेरे विचार से, और इनफैक्ट हमारी इट विल बी हेल्पफुल टू अस, बेटर हमारा होना चाहिए सिंपल, जियो और जीने दो। हमारी फॉरेन पॉलिसी को इस बात का डंका दुनिया भर में पीटना चाहिए कि अब ये वक्त आ गया है कि हम सबको जीना है और दूसरे को जीने देना है। अब जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस दिन कहा समरकंद में कि ये युग युद्ध का नहीं है। हाँ, युग युद्ध का नहीं है मान लीजिए, पर युग है किस चीज का? हमें दुनिया को वो सलाह सद्बुद्धि दे रही है। हाँ। ये युग है जियो और जीने दो का, बिटवीन ह्यूमन काइंड, ह्यूमन टू ह्यूमन, कंट्रीज एंड ऑल्सो बिटवीन मैन एंड एनवायरमेंट। हम मदर नेचर को नहीं जीने देंगे, वो हमें नहीं जीने देगी। हाँ। और अगर हम जियो और जीने दो पे थोड़ा ज्यादा एम्फेसिस करें तो यस, फैमिली में भी तो वही होता है। फैमिली भी तभी साथ में रहती है, एक अच्छा परिवार, जब एक दूसरे को जियो और जीने दो की प्रिंसिपल पे रहते हैं, माँ बेटा बच्चे पेरेंट्स, राइट। हाँ, तो फंडामेंटल यूनिट जो आज की तारीख में मेरे ख्याल से जियो और जीने दो। और चाइना को लेके भी हमारी यही पॉलिसी होनी चाहिए। हमें चाइना को कहना चाहिए जियो और जीने दो, वरना जैसे गलवान में हुआ, अगर आप हमें नहीं जीने देंगे तो हम आपको नहीं जीने देंगे। ओके, तो चाइना को हमारा स्ट्रॉन्ग ये मैसेज जाना चाहिए, पाकिस्तान को भी, जो भी हमसे हमारे इंटरेस्ट को हर्ट करना चाहे, कि भाई देखिए सद्बुद्धि रखिए, जियो और जीने दो। अगर आप जीने नहीं दोगे तो हम आपको नहीं जीने देंगे। बेस्ट है को एग्जिस्ट करो। और हर जगह आप देखिएगा आने वाले वक्त में दुनिया में केवल और केवल एक यही प्रिंसिपल चल पाएगा। वासुदेव कुटुंबकम ठीक है हम कह रहे हैं, बट जैसे कॉर्पोरेट में होता है ना, विजन एंड देन अ मिशन। तो विजन है हमारी, यस, वासुदेव कुटुंबकम, बट उस विजन को अचीव करने के लिए हमें क्या करना है? उस विजन को अचीव करने के लिए कि वर्ल्ड लिव्स एज अ फैमिली, हम सबको आपस में जियो और जीने दो और कोएग्जिस्ट करना सीखना है। तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी को मेरे विचार से डंके की चोट पे हर जगह रिपीटेडली दुनिया में इस बात की रियलाइजेशन कुछ लानी है। सचदेव साहब, डज दैट मीन कि हम हमेशा डिफेंसिव खेलते हैं, हमें थोड़ा ऑफेंसिव हो जाना चाहिए अब? A great question. I would agree. See, when I say that, देखिए दो चीजें हैं। एक, हमें अपना वक्त भी देखना चाहिए ना। हमें देखना चाहिए कि अगले 5-10 साल हमें जितना हो सके, नॉट डिफेंसिव, बट अगले 5-10 साल हम अपनी कैपेसिटीज को तेजी से इंप्रूव करें। हाँ। तो हमें कुछ हद तक जंग अवॉइड भी करनी चाहिए, राइट? वो अलग छोड़िए। बट एट द सेम पॉइंट, जो मैं गलवान का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब मैं कह रहा हूँ कि जियो और जीने दो चाइना को, तो हम चाइना को ये कह रहे हैं कि आप हमें अगर जीने नहीं देंगे तो वो हम करेंगे जो गलवान में करा। द पॉइंट इज जियो और जीने दो, वरना, दैट इज द पॉइंट। तो डिफेंसिव में नहीं रहना है, अपने में हमें जीना है। बट अगर कोई हमारी तरफ कुछ भी हमारे इंटरेस्ट को हर्ट करे, फिर तो हमारे पास जितनी जान, फिस्ट ऑफ फ्यूरी है, हमें उसमें दाग देनी है। बट एट द सेम टाइम हमारे जो भी फ्रेंडली नेशंस हैं या अनफ्रेंडली नेशंस हैं, हमें उन सबको ये सद्बुद्धि देनी है, ये मैसेज देना है कि कोएग्जिस्टेंस इज द ओनली वे दैट वी शुड ऑल बी थिंकिंग। बट अगर आप कोएग्जिस्ट करने में बिलीव नहीं करते हो, फिर तो ठीक है, हम भी तैयार हैं लड़ाई के लिए।
और देखिए सचदेव साहब, कहीं ना कहीं जिस तरह से चाइना झड़प कर रहा है, पहले हमने गलवान में देखा, इस बार तवांग में देखा, ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सोची समझी रणनीति के तहत इन स्पॉट्स को चुना जा रहा है। बिकॉज हम सब जानते हैं तवांग बहुत ज़रूरी है भारत के लिए। एक तो ये चीन और भूटान की सीमा पर पड़ता है। अगर यहाँ पर चीन को एक अपर हैंड मिल जाता है तो कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश को लेकर जो उसकी स्ट्रैटेजी है उसमें भी वो एक कदम आगे बढ़ जाएगा, और शायद यही वजह है कि इस बार तवांग को चुना गया। एब्सोल्युटली यस, ये हमारे लिए बहुत ही चिंता का, और तभी तो है कि हमें काउंटर करना है, हमें फुल फेरोसिटी से काउंटर करना है, क्योंकि ये जो चाइना मूव्स कर रहा है इन सब में उसका ऑब्जेक्टिव है कि स्ट्रेटेजिक हाइट्स ले ली जाए, बेटर पोजीशन हो जाए मिलिट्री वाइज, जो उसको कल को अगर कोई बड़ा अगला कदम उठाना है भारत के खिलाफ, वो पोजीशंस अपनी ऐसे बना ले ताकि वो भारत पे ज्यादा नुकसान कर सके आने वाले वक्त में, जब कभी कोई थोड़ी बड़ी जंग हो। अभी तो ये पोजीशनिंग चल रही है, जैसे आप कहिए कि चेस की गेम में अपने प्यादे बिठा रहे हैं चाइना एक तरह से, राइट। तो हमारे लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल में चाइना का यही प्रयास है, हर जगह जो भी ये झड़प हो रही है ये वो भी अक्लमंदी से कर रहा है, जहां उसे दिखता है कि मैं इंडिया को यहाँ से पीछे करूं, कि इंडिया अच्छी पोजीशन में बैठा है मिलिट्री वाइज, या फिर इंडिया भी यहाँ है नहीं, मैं चुपके से दुपके से जो भी करके धक्का देके मैं यहाँ के इस पहाड़ी के ऊपर मैं बैठ जाऊं, इस वैली को मैं कैप्चर कर लूं। तो चाइना इस समय एक तरह से कहिए अपने मोरे फिट करने का प्रयास कर रहा है लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल में, विद रिस्पेक्ट टू अ मिलिट्री ऑपरेशन, बिगर वन, जब कोई बड़ा अगर हो। और चाइना इस पर बहुत संजीदगी से काम कर रहा है। जैसा कि आपने कहा, हमें वी नीड टू वर्क ऑन आर R&D, हमें और पैसा इकट्ठा करना होगा, डिफेंस में इन्वेस्ट करना होगा। दूसरी तरफ अगर हम चीन को देखते हैं तो चीन लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है। चीन ने 2017 में ही ऐलान कर दिया था कि तिब्बत से लहासा तक वो रेलवे लाइन भी बिछाने वाला है। हमने देखा कि वो हाईवेज बना रहा है, भारत से कहीं आगे चल रहा है। चीन की जो स्ट्रैटेजी है, चीन बहुत दूर की देखकर चल रहा है, और शायद भारत यहीं पर पिछड़ जा रहा है। हम शायद आपसी बयानबाजियों में उलझ कर रह जा रहे हैं। हाँ जी हाँ, हम यस आपसी बयानबाजी में उलझ के रह जा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम दैट्स द वैल्यू ऑफ अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में चीजें होंगी, राइट। कोई एक सरकार हो, आज कल दूसरी हो, ये सब चलता रहेगा। अब इसी के बीच में हमें रास्ता निकालना है, सबसे ऑप्टिमम रास्ता अपने देश के लिए। बट हाँ, चाइना तेजी से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है अपने बॉर्डर की तरफ, अब इंडिया भी बढ़ा रहा है। देखिए, पहले बहुत वर्षों में हमने शायद इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए नहीं बढ़ाया अपनी तरफ कि अगर हम सड़कें बना दें तो कल को चाइना ने अटैक किया तो चाइना उसी हाईवे पे चढ़ के कोलकाता तक पहुंच जाएगा। ये रीजन था हमारा शुरू के वर्षों में, इंडिपेंडेंस के बाद या चाइना के वॉर के बाद, कि जंगलों को जंगल ही रहने दीजिए ताकि चाइनीज आर्मी को सीधी रोड ना मिले, क्रॉस किया वो तो टैंक रोल करते हुए आ जाएंगे, राइट। तो हमारा आइडिया ये था कि जो नेचुरल टेरेन है, यही एक तरह का बफर और एक तरह का प्रोटेक्शन हो हमारे लिए, राइट। बट एज वी रियलाइज कि ये सारा ऑब्वियसली भारत ही है, वहां पे डेवलपमेंट होनी है, हमारे भाई बहन रहते हैं उस पूरे इलाके में, तो उस बॉर्डर एरियाज को हम एक बफर या एक वो नहीं हमें मानना चाहिए, वहां भी हमें डेवलपमेंट करनी है। और हमें अगर चाइना को काउंटर करना है तो हमें अपने रिमोटेस्ट एरियाज में, टेरेन्स में डेवलपमेंट करनी है, अपने एसेट्स इसका खामियाजा तो हम पहले के युद्धों में भुगत भी चुके हैं। हमने देखा कि कितनी मुश्किल हुई थी, हमारी सेना तक खबर पहुंचती। तिब्बत जाने की एक अहम वजह भी यही थी कि उस वक्त जब लड़ाई हुई थी तो हमारी सेना वहां तक समय पर पहुंच ही नहीं पाई थी, काफ़ी दिक्कतें हमने झेली। पाकिस्तान के साथ युद्ध के वक्त भी हमने ये देखा। वी नीड टू डेवलप आवर इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड चीन की खासतौर पर बात की जाए तो चीन हर फ्रंट से हमें घेर रहा है। इकोनॉमिकली वो हमसे आगे बढ़ रहा है, टेक्निकली अगर बात करें तो वो हमसे आगे बढ़ता चला जा रहा है, वो हमारे तरफ घेराबंदी कर रहा है। सर, फाइनल कमेंट आपका चाहूंगी। हम देख रहे हैं हर तरफ से हमारा दुश्मन हमसे मजबूत होने की, हमारे ऊपर अपर हैंड लेने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में सबसे सटीक और सही चीज क्या होगी जो भारत को तुरंत शुरू कर देनी चाहिए? देखिए, सबसे सटीक बेसिक तो है कि अपना फोकस रखो। ठीक है ना, ओके, ये हुआ डिस्ट्रैक्शन है, इस पे काउंटर करो पूरा, पर अपना फोकस रखो अपने ऑब्जेक्टिव पे। जैसे अर्जुन या जिस आग की तरफ आपको फोकस करना, उस पे फोकस रखो और उसकी तरफ बढ़ते रहो। डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट मत हो। आई थिंक दैट्स अ बिगर वन दैट आई वुड से। इसके अलावा ये इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स करो, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स करो तेजी से, रेलेवेंट उन टेक्नोलॉजीज को लोकलाइज करो ताकि उनकी कीमत ज्यादा ना भी हो, रिवर्स इंजीनियर करो। So all of those things are there, but
आई थिंक फंडामेंटलिस्ट फोकस रखो और अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ तेजी से चलो, अब तेजी से चलो। तेजी से चलना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर सचदेव सर, हमारे साथ आप जुड़े, और बहुत बहुत धन्यवाद पीके सहगल सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 9 दिसंबर को तवांग में भारतीय और चीनी सेना के बीच झड़प हुई थी, जिसकी खबरें निकलकर अब सामने आई है। हालांकि इसमें ये कहा गया कि भारत से ज़्यादा चीनी सैनिकों को नुकसान पहुंचा है, चीन के ज़्यादा सैनिक घायल हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि लगातार बढ़ रही इन गतिरोधों की वजह क्या है, इन सब के पीछे ड्रैगन का मकसद क्या है। हमें समझना होगा ड्रैगन की रणनीति को, हमें समझना होगा हमारी कमियों को, और आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ड्रैगन हर तरफ से हमें घेरने की कोशिश कर रहा है। इकोनॉमिक फ्रंट पर, वो फाइनेंशियल फ्रंट पर हमसे ज़्यादा मजबूत हो चुका है। हम रिसर्च की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, डिफेंस में इन्वेस्ट किया गया पैसे की हम बात करें, या फिर हमारे पड़ोसी मुल्कों की हम बात करें, हर तरफ से ड्रैगन घेराबंदी कर रहा है। इस घेराबंदी को किस तरह से हम, इस चक्रव्यूह को किस तरह से तोड़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और इस पर भारत को सबसे ज्यादा इस वक्त अपना ध्यान रखना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सिर्फ एक मुद्दा भर ये बनकर रह जाए और देश कहीं पिछड़ जाए। बहरहाल फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ।